Assalamu alaikum warahmatullah, dear viewers. Today we are going to today we are going to discuss our new chapter, that's alternating current. This chapter is from class 12th. Okay, in this chapter we are going to discuss what does alternating current mean, what is the difference between alternating current and direct current, and इसमें हम देखेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, RMS वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, और वी कैन से RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट, और वी कैन से एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज। और हम देखेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड RMS वैल्यू ऑफ करंट के दरमियान कौन सी रिलेशनशिप होती है। उसके बाद हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे अगर हमारे पास एक प्योर रेजिस्टर होगा, अगर उसको हम एक AC सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे उस टाइम करंट और वोल्टेज के दरमियान कौन सी रिलेशनशिप मिलेगी हमें। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगर हम एक प्योर कैपेसिटर को एक AC सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे या हम एक इंडक्टर को एक AC सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, उस टाइम हमारे पास जो करंट और वोल्टेज की रिलेशनशिप होगी वो क्या होगी। ओके, उसके बाद हम देखेंगे सीरीज में कनेक्ट करेंगे दो एलिमेंट्स को, रेजिस्टर और कैपेसिटर, वैसे ही रेजिस्टर और इंडक्टर, और फिर रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर को कनेक्ट करेंगे और उस टाइम हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। एंड फिर हम लास्ट में देखेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में, जो एक इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है जिसका काम होता है टू स्टेप अप और टू स्टेप डाउन द वोल्टेज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ AC करंट एंड DC करंट। एक्चुअल में DC करंट क्या होता है और AC करंट क्या होता है। जनरली वी से AC करंट इज दैट करंट विच, यहां पर हम देखेंगे AC क्या होता है और DC क्या होता है। जनरली हम बोलते हैं AC वो वाली वोल्टेज और करंट होती है जो टाइम के साथ वेरी करती है, ठीक। और हम बोलते हैं DC करंट वो करंट होती है या DC वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जो कांस्टेंट रहती है। बट दिस इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन एट ऑल। ओके, AC करंट क्या होता है और DC करंट क्या होता है। DC करंट वो करंट होता है जो यूनिडायरेक्शनल होती है और AC करंट वो वाली करंट होती है जो बाई डायरेक्शनल होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है जो कि DC करंट होती है वो यूनिडायरेक्शनल होने का मतलब यह है कि वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी, जबकि जो AC करंट है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगी, वो दो डायरेक्शंस में फ्लो करेगी। दैट्स यूनिडायरेक्शनल, दैट कैन फ्लो इन द पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ एज वेल। ओके, सपोज यहां पर मैंने एक वेव फॉर्म पहले ही ड्रा करी है, ये एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म है जो आपने पहले भी देखी होगी, ठीक। AC करंट की जो एक्चुअल डिफिनेशन होती है, इट इज दैट करंट whose magnitude varies with time and changes the direction periodically। इसका मतलब यह है AC करंट वो वाली करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी करता रहता है, जैसे कि इस वेव फॉर्म का जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। इस वाली इंस्टेंट टाइम इंस्टेंट पर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इतना है, ठीक है। इस वाले टाइम पीरियड पर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इतना है। इस वाले टाइम इंटरवल पर जो इसका मैग्नीट्यूड है वो इतना है। दैट मीन्स पहले ये इंक्रीज हो रहा है, फिर एक टाइम आ रहा है, फिर ये फिर से डिक्रीज हो रही है पीक अटेन करने के बाद, फिर ये डिक्रीज हो रही है, फिर ये फिर से इंक्रीज हो रही है, और नेगेटिव में भी ये और एक पीक अटेन करती है, उसके बाद ये फिर से डिक्रीज होना शुरू करती है। दैट मीन्स AC करंट यही करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कंटिन्यूअसली वेरी करता है और जो बाई डायरेक्शनल होती है। यहां से आप देख सकते हो ये वाला जो है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये वाला नेगेटिव हाफ साइकिल है। ये हमने एक वोल्टेज और वी कैन से I ऑफ टी करंट की वेव फॉर्म, जनरल वेव फॉर्म बनाई है। ये पॉजिटिव हाफ में भी फ्लो हो रही है और नेगेटिव हाफ में भी फ्लो हो रही है। दैट मींस इट्स अ बाई डायरेक्शनल करंट, इट फ्लोज इन पॉजिटिव डायरेक्शन एज वेल एज इन नेगेटिव डायरेक्शन। बट टॉकिंग अबाउट DC करंट और DC वोल्टेज, वो जो वोल्टेज होगी वो इस किस्म की होगी। दिस इज अ DC वोल्टेज और करंट, वी कैन से दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ DC वोल्टेज और DC करंट। अब हम अगर यहां से और एक चीज देखेंगे जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना हमें, वो ये है कि अगर हमारे पास एक इस टाइप की वेव फॉर्म होगी, करंट की वेव फॉर्म है हमारे पास, आप मुझे बोलो ये वाली जो वेव फॉर्म है
ये अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म है कि ये डायरेक्ट करंट की वेव फॉर्म है। दिस इज द वेव फॉर्म। अगर आप बोलोगे ये क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, उस हिसाब से आप बोलोगे ये अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म है, लेकिन ये अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म नहीं है, इट्स टोटली रॉन्ग। दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ ए डीसी करंट। क्यों? क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ये जितने टाइम पर भी ये फ्लो हो रही है, ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, पॉजिटिव में। गर्ची इसका मैग्नीट्यूड वेरी हो भी रहा है, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो रही है। हमने पहले ही बोला जो अल्टरनेटिंग करंट होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। इट्स मैंडेटरी फॉर द अल्टरनेटिंग करंट टू फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस, दैट इज in a positive direction as well as in negative direction. That means ये वाली जो करंट है इसको हम बोल सकते हैं it is a mixture of DC plus AC, but ultimately on a whole it's a DC करंट। ये वाला जो ये AC पोर्शन है इस DC करंट में ये रिपल होता है। रिपल कहने का मतलब है इट्स द AC कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द DC वेव फॉर्म। ये वाले जो रिपल्स होते हैं ये यूज के नहीं होते हैं। आप बोलो जैसे कि हम नॉइज बोलते हैं, वैसे ही रिपल्स होते हैं, ये एक अनवांटेड कंपोनेंट्स होते हैं। इसको हम बाद में रिमूव करते हैं बाय यूजिंग द फिल्टर्स। वो बाद का टॉपिक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हमने यहाँ पर देखा ये वाली जो वेव फॉर्म है ये एक डायरेक्ट करंट की वेव फॉर्म है। यहाँ पर मैं और एक वेव फॉर्म बनाऊंगा, आप मुझे बोलना ये वाली जो वेव फॉर्म है वो किसकी होगी। ओके, सपोज ये हमने इसका लिया 10 एम्पियर, पॉजिटिव नेगेटिव। ये यहां पर मैंने एक वेव फॉर्म ड्रा करी है। इसका जो मैंने मैक्सिमम वैल्यू लिया है वो 10 एम्पियर लिया है और नेगेटिव में इसका -10 एम्पियर आएगा। इसका ये एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की वेव फॉर्म है। या तो इसका मैग्नीट्यूड 10 एम्पियर है, कांस्टेंटली रहता है विद द टाइम, एंड या -10 रहता है। उस हिसाब से हम बोलेंगे ये डीसी करंट है, लेकिन दैट्स टोटली रॉन्ग। ये डीसी करंट क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पहले ही बोला जो अल्टरनेटिंग, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो अल्टरनेटिंग करंट है इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट definition of alternating current, that we have to remember this in mind. We have to keep this in our mind that alternating current changes its magnitude with time, but it reverses periodically. Okay, that means alternating current is bidirectional. यहां पर ये वाली जो करंट है इसका मैग्नीट्यूड 10 एम्पियर है पहले पॉजिटिव हाफ में, और फिर ये फ्लो हो रही है नेगेटिव डायरेक्शन में। उस टाइम इसका जो मैग्नीट्यूड है वो -10 एम्पियर है। दैट मीन्स इट इज एन AC, इट इज द वेव फॉर्म ऑफ AC करंट। ओके, यहां पर मैं और एक वेव ड्रा करता हूं। ओके, आप मुझे बोलना ये कौन सी है। सपोज ये मैंने वोल्टेज की वेव फॉर्म बनाई। आप मुझे बोलो ये वाली वोल्टेज जो वेव फॉर्म है ये वोल्टेज की वेव फॉर्म होगी या करंट की वेव फॉर्म होगी, मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वेव फॉर्म होगी या डायरेक्ट वोल्टेज की वेव फॉर्म होगी। जैसे कि हम यहां से हम देख सकते हैं ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ये नेगेटिव कभी भी नहीं जा रही है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ में फ्लो हो रही है। ओके, दैट मीन्स इट्स आल्सो ए डीसी करंट और वोल्टेज वी कैन से। ओके, और करंट, डीसी करंट और डीसी वोल्टेज। ओके, यहां से हमने पहले ये चीज हमें क्लियर हुआ अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है और डायरेक्ट करंट क्या होती है। और इसके बाद हम देखेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। उससे पहले जो हमने यहां पर वेव फॉर्म ड्रा करी है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। ये वाली जो वेव फॉर्म हमने ड्रा करी है। ओके, इस वेव फॉर्म का जो ये वाला पीक है, सपोज इस टाइम इंटरवल पर इसका मैग्नीट्यूड इतना है, इस पर इतना है, इस पर इतना है, ये पीक यहां पर अटेन हो रहा है, फिर ये फिर से डिक्रीज हो रही है। ओके, फिर 0 इसका वैल्यू हो रहा है, फिर ये नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। ओके, फिर नेगेटिव में ये अपना पीक अटेन कर रही है, फिर ये फिर से डिक्रीज हो रही है ये वाली वेव फॉर्म, और अल्टीमेटली ये 0 हो रही है। यानी यहां से ये वेव फॉर्म स्टार्ट होती है और यहां तक आती है, यहां पर 0 होती है। ये एक साइकिल होता है जो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल है।
ये वाला फिर नेगेटिव से जा करके यहाँ 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 से यहाँ यहाँ तक और एक साइकिल यहाँ पर दिख रहा है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल होगा। ओके, और यहां से लेके यहां तक ये पूरा कंप्लीट एक साइकिल दिख रहा है। ओके, ये वाला जो पीक वैल्यू यहां पर ये अटेन कर रहा है, इसको हम बोलेंगे पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट। ओके, वोल्टेज और करंट। और ये वाला जो है ये नेगेटिव में इसका पीक आएगा। ओके, सपोज इसका वैल्यू है 30 वोल्ट, इसका आएगा -30 वोल्ट। अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर, सपोज यहां पर हमने t1 लिया, इस वाले टाइम इंस्टेंट पर अगर हम इस ये जो वेव फॉर्म है वोल्टेज की, इसका वैल्यू हम मालूम करना चाहेंगे, इस वाले पर्टिकुलर टाइम पर हम इस वेव फॉर्म की प्रोजेक्शन y एक्सिस पर देखेंगे, उस प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट। उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट। यहां से हमें ये भी पता चला किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर इस वाली वेव फॉर्म का क्या वैल्यू होगा, वो उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा। इतना हमें समझ आया इंस्टेंटेनियस वैल्यू। पीक वैल्यू भी हमने देखा वोल्टेज और करंट का। इसके बाद हम यहां पर डिस्कस करेंगे एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या होता है? ओके, पहले हम इसके सिंबल की बात करेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो वोल्टेज की, या तो V वोल्टेज हमने लिखा V, इस पर एक बार लगाएंगे और वोल्टेज हम लिखेंगे और यहां से ऐसे करेंगे। ओके, अब अगर हमें करंट का लिखना है या तो ऐसे और या तो ऐसे। इट्स ए सिंबल ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। उसके बाद हम देखेंगे ये क्या होता है, इसकी क्या रिलेशन होती है। हमें पता है I इज इक्वल टू dq अपॉन dt। अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, इसका हम एक छोटा सा एरिया लेंगे। ओके, इससे जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इस वाले कंडक्टर में, जब हम इसको किसी बैटरी सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, ये हमने अल्टरनेटिंग जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वहां पर हमने ये पहले ही देखा है। ओके, अगर हम इस वाले ये वाला जो हमने एक छोटा सा एरिया लिया यहां से, अगर हम बोलेंगे इस वाले एरिया से एक करंट फ्लो, मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा दैट मींस करंट फ्लोज। ओके, कितने चार्जेस फ्लो होंगे एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। I is equal to dq upon dt, it is the instantaneous value। ओके, उसके बाद हम अगर एवरेज की बात करेंगे, हम टोटल में देखेंगे कितना चार्ज टोटल में फ्लो होगा और कितने टाइम तक फ्लो हुआ। ओके, इसको हम बोलते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। कितना टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया के थ्रू और कितने टाइम तक हुआ, उसको हम बोलते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। यहां से हम देख सकते हैं dq is equal to I dt। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स हमें क्या मिलेगा, ऐसे q is equal to इंटीग्रेशन ऑफ I dt। इस वाले वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में जब पुट करेंगे, हमारा जो I एवरेज का वैल्यू आएगा वो आएगा q की जगह हमें इंटीग्रेशन ऑफ I dt इंटीग्रेशन ऑफ dt। This is the formula of I average। okay, यहां से हमें पता चला I average का जो फार्मूला होती है वो होती है इंटीग्रेशन ऑफ I dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास रहेगी, इसको नोट डाउन करके रखना। ओके, इसके बाद हम यहां से इसको हम ऐसे ही, इस वाली फार्मूला को हम ऐसे ही पहले रखेंगे। यहां से हम देखेंगे अगर हमारे पास, यहां से हमें क्या पता चला, अगर हमारे पास कोई भी क्वांटिटी होगी जो टाइम पर डिपेंडेंट होती है, चाहे कोई भी क्वांटिटी हमारे पास होगी जो कि टाइम पर डिपेंडेंट होगी, अगर हमें उसका एवरेज वैल्यू निकालना है, उसके लिए हम ये वाली फार्मूला यूज करेंगे जो
It's very 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 important formula for board examination as well as entrance examination. सपोज यहां पर हम एक क्वांटिटी लेंगे y जो डिपेंड करती है y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, ये टाइम पर डिपेंडेंट है. अगर हमें y जो हमारे पास एक क्वांटिटी है, अगर हमें इसका एवरेज निकालना है, दैट मीन्स हम लिखेंगे y एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dt डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt. कोई भी हमारे पास अगर क्वांटिटी होगी जो कि टाइम डिपेंडेंट होगी, जो कि टाइम पर डिपेंड होगी, उसका हमें अगर एवरेज वैल्यू निकालना है, उसके लिए हम पर्टिकुलरली ये वाली फार्मूला यूज करेंगे. ओके, ये हम आगे, ये आप नोट करके रखना, आगे जाके हम ये क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे. सपोज यहां पर हम एक क्वेश्चन लेंगे, यहां पर हम एक क्वेश्चन लेंगे. क्वेश्चन हमारे पास है I इज इक्वल 3t स्क्वायर फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट. फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट. यहां पर हमने क्वेश्चन लिया है I इज इक्वल टू 3t स्क्वायर फाइंड एवरेज, हमें एवरेज वैल्यू को फाइंड करना है फॉर 2 सेकेंड्स. ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है. इसका हम सॉल्यूशन जो देखेंगे, हम लिखेंगे I इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, I इज इक्वल टू 3 इंटू टी, टाइम जो हमारे पास दिया है 2 स्क्वायर, I इज इक्वल टू 3 इंटू 2 आर 4, I इज इक्वल टू 12 एम्पियर. But this is totally wrong. This is not the correct answer of this question. Okay, so क्योंकि हमने पहले ही इस चीज के बारे में डिस्कस किया है, जो हमने पहले ही फार्मूला बोली है, हमारे पास जो भी क्वांटिटी होगी अगर जो टाइम डिपेंडेंट है, उसके लिए अगर हमें एवरेज वैल्यू निकालना है, उसके लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे I एवरेज, वो लिखेंगे हम इंटीग्रल I dt अपॉन इंटीग्रल ऑफ dt. हमारे पास क्वेश्चन में दिया है I इज इक्वल टू 3t स्क्वायर. ये वाली जो क्वांटिटी है, जो कि करंट एक क्वांटिटी है हमारे पास, इसका हमें अगर एवरेज निकालना है, इस फार्मूला के हिसाब से I एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, हमें 2 सेकेंड्स के लिए निकालना है. ओके, दैट मीन्स 0 to 2. I की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, 3t स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रल ऑफ dt 0 to 2. ओके, इसके बाद हम यहां से देखेंगे I एवरेज इज इक्वल 3 को हम बाहर लेंगे, इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे, वो क्या आएगा, वो आएगा 3t क्यूब डिवाइड बाय 3. ओके, 0 to 2 जो हमारा टाइम इंटरवल है, इसका आएगा t 0 to 2. यहां से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3, और आएगा हमारे पास ऐसे ना 2 क्यूब डिवाइड अपॉन 3 माइनस 0. ओके, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0. ओके, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा. इसका मतलब है 2 2 और 4, 2 और 8 अपॉन 2. ये हमारा जो हमारे पास आंसर आया इस क्वेश्चन का. ओके, हमारे पास क्वेश्चन दिया था I इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, हमें इसका एवरेज वैल्यू निकालना था फॉर 2 सेकेंड्स. हमें पता है ये वाली जो क्वांटिटी है ये डिपेंड करती है करंट पर, इसके लिए ये वाली जो क्वांटिटी है ये डिपेंड करती है टाइम पर,
इसके लिए जो हमने पहले ही फार्मूला मेंशन करके रखी है वो यहाँ पर हमने लिखी है, आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आई ऑफ डी टी अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी टी। यही वाली फार्मूला हमने यहाँ पर यूज करी है और इस वाले वैल्यू को, इस वाली क्वांटिटी करंट के वैल्यू को यहाँ पर पहले रिप्लेस किया है, फिर हमने इसकी इंटीग्रेशन करी है। फाइनली जो हमारे पास आंसर निकल करके आया है वो है 4 एम्पियर। पहले जब हमने ऐसे ही लिखा था वो आया था 12 एम्पियर, बट दैट्स टोटली रॉन्ग। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके बाद एवरेज वैल्यू की हमने बात करी। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म है जो कि करंट की वेव फॉर्म हमने बनाई है। हम देखेंगे जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर हाफ साइकिल देखेंगे हम वो कितना आएगा, और जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट का होगा फॉर फुल साइकिल वो कितना आएगा। यहाँ पर मैंने ये चीज लिखी है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर फुल साइकिल इज इक्वल टू 0 एंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर हाफ साइकिल इज इक्वल टू 2 आई नॉट डिवाइडेड बाई पाई। ये आई नॉट क्या है, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ओके, एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए 0 ही क्यों आ रहा है और हाफ साइकिल के लिए 2 आई नॉट डिवाइडेड बाई पाई क्यों आ रहा है, इसका हम पहले प्रूफ देखेंगे। ओके, पहले हम पहला प्रूफ देखेंगे इसका, आई एवरेज फुल साइकिल के लिए। ओके, फुल साइकिल कहने का मतलब है 0 टू टी, जो हमारा टाइम इंटरवल होगा वो टी 0 टू टी होगा। इसका मतलब है आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आई डी टी इंटीग्रल ऑफ डी टी। जो हमारा टाइम इंटरवल इस टाइम रहेगा वो रहेगा 0 टू टी, ऊपर भी और नीचे भी। अब हम इसी को यहां से लिख सकते हैं, आई एवरेज इज इक्वल टू, ये हम फुल साइकिल की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास करंट का वैल्यू है यहां पर मैं मेंशन करूंगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट। ओके, यहां पर मैं लिखूंगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी 0 टू टी अपॉन इंटीग्रल ऑफ 0 टू टी डी टी। ओके, यहां से हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, आई नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर जाएगा। ओके, साइन ऑफ ओमेगा टी किसके बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी वो होती है माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, और जो टाइम इंटरवल रहेगा लिमिट्स रहेंगे 0 टू टी। वैसे ही यहां पर रहेगा इंटीग्रल ऑफ 0 टू टी डी टी, इसका आएगा टी, जो इंटरवल रहेगा वो रहेगा 0 टू टी। यहां से हमारा जो वैल्यू आएगा और सॉरी डिवाइडेड बाय ओमेगा, यहां से निकल करके आया हमें आई नॉट माइनस ऑफ आई नॉट, इसका रहेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, इंटरवल रहेगा 0 टू टी, नीचे रहेगा इंटरवल को जब हम लिमिट्स को प्लेस करेंगे उसके बाद रहेगा ये t माइनस 0, दैट मीन्स t ओमेगा टी। ओके, इसके बाद क्या रहेगा, ये माइनस आई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा टी, यहां से हम लिमिट्स को पुट करेंगे, कॉस ऑफ ओमेगा टी की जगह अपर लिमिट माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी 0, दैट मीन्स कॉस ऑफ 0 आएगा यहां से। ओके, अब हम यहां से देख सकते हैं माइनस ऑफ आई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा टी, ओके, कॉस ऑफ ओमेगा टी। टी की ये वाला वैल्यू जो टी होता है यहां पर हम ये मेंशन करके रखेंगे, ये होता है 2 पाई बाई ओमेगा। इसका वैल्यू हम यहां पर रिप्लेस करेंगे, टी की जगह 2 पाई बाई ओमेगा माइनस कॉस ऑफ 0 बराबर होता है 1 के। ओके, डिवाइडेड बाय यहां से जो हमने ओमेगा टी लिखा था, ओमेगा इंटू टी की जगह हम करेंगे 2 पाई बाई ओमेगा रिप्लेस, ओमेगा ओमेगा कैंसल हो जाएगा, यहां से भी ओमेगा ओमेगा कैंसल हो जाएगा।
जो हमारे पास इसके बाद जो वैल्यू होगा हमारे पास वो निकल करके आ रहा है हमारे पास आई एवरेज निकल करके आ रहा है माइनस ऑफ आई नॉट कॉस ऑफ 2 पाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई। ओके, यहां से निकल करके आ रहा है कॉस ऑफ 2 पाई किसके बराबर होता है, माइनस आई नॉट कॉस ऑफ 2 पाई होता है बराबर 1 कॉस ऑफ 2 पाई, दैट मीन्स 360, ये होता है 1 के बराबर, और यहां से आएगा -1 डिवाइड बाई 2 पाई। 1 - 1 0 के बराबर होता है, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स जो आई एवरेज फुल साइकिल के लिए आया, आई एवरेज फॉर फुल साइकिल, ओके, वो किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। ये हमने डेरिवेशन से चेक किया कि जो करंट का एवरेज वैल्यू होता है फॉर फुल साइकिल वो 0 के बराबर होता है। वैसे ही जब हम एवरेज वैल्यू ऑफ करंट को देखेंगे फॉर हाफ साइकिल, दैट मीन्स उस टाइम जो हमारे पास टाइम इंटरवल रहेगा वो रहेगा 0 to t/2। आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to t/2 आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा t इंटीग्रल ऑफ dt 0 to t/2। जब हम लिमिट्स को पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, यह आएगा आई नॉट माइनस कॉस ऑफ ओमेगा t अपॉन ओमेगा डिवाइडेड बाय t/2 आएगा। ओके, यहां से जो लिमिट, यहां से हमने पहले लिमिट्स पुट करे, यहां से t/2 ये आएगा आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा t की जगह हम t/2 को रिप्लेस करेंगे, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस ऑफ ओमेगा 0, दैट मीन्स कॉस ऑफ 0 यहां पर आएगा। ओके, कॉस ऑफ 0 डिवाइड बाय t/2, t को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय 2, और ये वाला जो ओमेगा है ये यहां पर आएगा, ये वाला जो ओमेगा है ये इसके साथ आएगा, ओमेगा ओमेगा यहां से कैंसिल हो जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम ऊपर देखते हैं, ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा हमारे पास आई नॉट रहेगा माइनस कॉस ऑफ ओमेगा, टी की जगह हम रिप्लेस करेंगे 2 पाई बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 माइनस कॉस ऑफ 0 1 के बराबर होता है, और नीचे हमारे पास रहा पाई। ओमेगा ओमेगा कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा। यहां से हमें जो वैल्यू आया वो आया आई नॉट माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय पाई। यहां से हम फिर से लिख सकते हैं आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ऑफ पाई 1 के बराबर होता है और -1। यहां से ऑलरेडी हमारे पास कॉस ऑफ -1 और ये वाला जो है ये माइनस हमने पहले ही यहां पर लिया था, इस वाले माइनस को हम ये ऐसे, ये हमने जो इसके साथ कॉस के साथ माइनस था वो हमने पहले ही माइनस लिया यहां पर बाहर, आई नॉट कॉस ऑफ पाई -1 डिवाइडेड बाय पाई। यहां पर आई नॉट आएगा, कॉस ऑफ पाई -1 के बराबर होता है और -1 डिवाइडेड बाय पाई। -1 हो गया, -2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस आई नॉट, वो आएगा पॉजिटिव 2 आई नॉट डिवाइडेड बाय पाई। यहां से हमें फाइनली पता चला कि जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर फुल साइकिल होता है वो 0 के बराबर होता है, दैट्स एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू 0 फुल साइकिल। और अभी हमने देखा जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट
वो होता है 2I0/π, लेकिन हाफ साइकिल के लिए। आज के टॉपिक में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में हम कंक्लूड करेंगे इस टॉपिक को। आज हमने क्या क्या देखा? पहले हमने देखा अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। हमने बोला अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होती है जो बाई डायरेक्शनल करंट होती है और जिसका मैग्नीट्यूड वेरी करता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और डायरेक्ट करंट हमने वो वाली करंट बोला, हमने बोला जो यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। उसके बाद हमने देखा एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, हमने देखा पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, और डिफरेंट वेव फॉर्म से हमने ये चीज जानी कि इसको हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट की वेव शेप है कि डायरेक्ट करंट की वेव शेप है। उसके बाद हमने देखा कि जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर फुल साइकिल एंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर हाफ साइकिल क्या होता है। हमने इसकी डेरिवेशन भी देखी। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर हाफ साइकिल इज इक्वल टू 2I0/π। I0 जो रिप्रेजेंट करता है वो पीक वैल्यू ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है, और एवरेज वैल्यू ऑफ फॉर फुल साइकिल हमने देखा वो 0 के बराबर आती है। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस लेक्चर हियर। थैंक यू, सी यू अगेन।